ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर। किस पर बात करेंगे? स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो बात थोड़ी पीछे से रिवाइज करते हैं कि हमने ये पढ़ा कि भाई जो शुक्र कायांतरण जो होता है, शुक्र कायांतरण जो होता है वो इस बात को बोलते हैं हम कि एक गोल शुक्राणु पूर्वी, जिसको आप इंग्लिश में स्पर्मेटिड्स भी बोल सकते हो। एक गोल सेल से इस प्रकार पूंछ वाला शुक्राणु बनता है। इस प्रकार पूंछ वाला शुक्राणु बनता है। ठीक, यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। ये जो चेंज होते हैं इसी के कारण, इन चेंज के कारण ही ये जो अचल व गोल संरचना है, इसको अचल क्यों बोलेंगे? इसको अचल क्यों बोलेंगे? इसको अचल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। ये सेल है, ये सेल हम कहेंगे कि शुक्राणु पूर्वी जो है वो अंडाणु तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी पावर नहीं है जिसको जनरेट करके आगे तक चली जाए। होने को सारी चीज इसी में होती हैं, होने को सारी चीजें इसी में होती हैं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें गोल्जी काय भी होता है, इसमें तारकाय भी होता है, इसमें तारकाय भी होता है, सेंट्रोसोम। क्लियर? लेकिन फिर भी इसमें चेंजेज आते हैं। इस चेंजेज को हम क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। आप कहोगे अचल शुक्राणु पूर्वी से चल शुक्राणु का निर्माण होना ही शुक्र कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो एफएसएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित रहती है। किसके द्वारा? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्या बोलोगे? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ठीक, ये काम अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। और अग्र पीयूष ग्रंथि को जो सिग्नल है वो मिलते हैं किससे? हाइपोथैलेमस से। किससे मिलते हैं? हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी अपना नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि को भी ये कंट्रोल में लेके चलती है। तो देखो, आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो बट बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस बिना हार्मोन, बिना एंजाइम नहीं हो सकती। ना तो हार्मोन बिना हो सकती है, ना ही एंजाइम। कहीं पर किसी प्रक्रिया को करवाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है और किसी प्रक्रिया को करवाने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों ही
हॉर्मोन्स की बात कर लो या एंजाइम की बात कर लो, दोनों ही प्रोटीन के कंटेंट रखते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो पूरी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चीजें होती हैं वो प्रोटीन पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे। जो स्पर्म है वो पुरुषों के अंदर नर युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? नर युग्मक है। पुरुषों में इसको हम नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, स्पर्म सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको इसलिए क्या कहा जाता है? नर युग्मक। और मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। कौन सा होता है? अब इस शुक्राणु को मादा के जननपथ से होते हुए यूट्रस, और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवम तक पहुंचना है, अंडाणु तक इसको पहुंचना है। अब इतनी दूरी इसको तय करनी है, तो ऑब्वियसली इसके पास ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र होना चाहिए। ऊर्जा की इसके पास एक बड़ी एक संरक्षित ऊर्जा होनी चाहिए इसके पास, ताकि वो उसको यूज कर सके। तो स्पर्म को अगर हम देखें तो इसको भी हम डिवाइड करके चलेंगे, जैसे हेड पार्ट, मिड पार्ट और टेल पार्ट। नेक भी होता है, नेक बोलो तो बोलो, नहीं कोई जरूरी नहीं। नेक को अगर हम काउंट करें तो इसके बीच में काउंट करेंगे नेक भाग। ठीक है, इसका जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? हिंदी में केंद्रक। क्या बोलोगे? और एक होता है एक्रोसोम। समझ में आ गई बात? इसके हेड पार्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। आप हिंदी में भी एक्रोसोम को एक्रोसोम ही लिखोगे। ठीक है, और न्यूक्लियस को आप क्या लिखोगे? केंद्रक। इसकी अगर केंद्रक की बात की जाए तो इसका ये जो केंद्रक है, ये दिखा रखा है इसमें, ये जो केंद्रक है ये आधे से ज्यादा हेड पार्ट के आधे से ज्यादा भाग को तो ये न्यूक्लियस ही घेर लेता है। देखो, आराम से देख सकते हो आप, ये न्यूक्लियस कितना बड़ा दिखाई दे रहा है और हेड पार्ट ये है। तो आधे से ज्यादा भाग को तो कौन घेर लिया? न्यूक्लियस ही घेर लेता है। ठीक है, ये आधे से ज्यादा भाग को घेर कर रखता है। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। इसमें डीएनए ही होता है भाई। क्या होता है? रीजन ये है क्योंकि आपने जब पढ़ा शुक्राणु पूर्वी से जब शुक्राणु बन रहा है उसी टाइम पर आरएनए और केंद्रिका ये तो निकल गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक क्षारीय प्रोटीन भी पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोटामीन। क्या होता है? ये एक प्रकार की क्षारीय प्रोटीन है, प्रोटामीन। ये दो चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसके अलावा हम इसके एक्रोसोम भाग की बात करें तो इसका जो एक्रोसोम है वो केंद्रक के ऊपर
टोपी सदृश संरचना के रूप में रहता है। ये देखो पिंक कलर का दिखा रखा है इसके अंदर। और ये बनता किससे है? किससे बनता? गोल्जी बॉडी से। किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय से ही बनता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। तो ये गोल्जी बॉडी से बनता है, ठीक है। और ये केंद्रक है, इसके अंदर डीएनए होता है और प्रोटामीन क्षारीय। अब इसके अंदर जो एक्रोसोम होता है, इसका जो एक्रोसोम होता है, उससे स्पम लाइसिन एंजाइम निकलते हैं। कौन से एंजाइम निकलते हैं? स्पम लाइसिन एंजाइम। कौन से? स्पम लाइसिन एंजाइम। और स्पम लाइसिन एंजाइम यहां पर दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है हाइलुरोनिडेज, एक तो हाइलुरोनिडेज और एक एक्रोसिन। एक दो प्रकार के स्पम लाइसिन एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज और हाइलुरोनिडेज क्या करता है और एक्रोसिन क्या करता है, इन दोनों का काम भी है, वो आपको याद रखना है। हाइलुरोनिडेज जो है वो कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ठीक है। और एक्रोसिन जो होता है वो जोना पेलिसिडा को तोड़ता है। हाइलुरोनिडेज किसको तोड़ता है? कोरोना रेडिएटा को। और एक्रोसिन जोना पेलिसिडा को। ये कहाँ होते हैं भाई? हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है और जोना पेलिसिडा, ये एक्रोसिन जोना पेलिसिडा को तोड़ता है। ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा कहां पर होते हैं? ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा कहां पर होते हैं? याद करो बात। बड़ी वीक मेमोरी है आपकी। रिसेंटली पढ़ाया है ये, अंडाशय की स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? जो पुट्टक कोशिकाएं होती हैं वहां पर नहीं बनता है क्या? तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक ये अंडाणु के अंदर एंटर नहीं हो सकता। कौन? शुक्राणु। शुक्राणु का अंतिम काम क्या है? ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, इसका अंतिम काम क्या है कि ये इसके अंदर एंटर हो जाए और अपना केंद्रक इसके केंद्रक के साथ मिला दे। क्या काम है? जिसके कारण जाइगोट बन जाए। जिसके कारण क्या बन जाए? जाइगोट बन जाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो जो एक्रोसोम होता है उससे कौन सा स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलता है? इसमें दो होते हैं एंजाइम इसके पास, एक तो हाइलुरोनिडेज और एक एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है और एक्रोसिन जो होता है वो जोना पेलुसिडा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो एक्रोसोम के ऊपर ये मेम्ब्रेन भी है। मेम्ब्रेन है ना, झिल्ली। ये झिल्ली कहां से है इसके पास? एक्रोसोम है, इसके ऊपर ये झिल्ली भी है, देखो सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा गोल्जिकाई की मेम्ब्रेन भी है इसके पास, क्योंकि गोल्जिकाई से तो बनता है। तो एक्रोसोम तथा इसकी झिल्लियां, इनको कंबाइंड रूप से गेलिया कैपेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलिया गेलिया कैपेटिस क्या कहते हैं?
किसको कहते हैं गेलिया कैपिटिस? एक्रोसोम तथा इसके बाहर मिलने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? गेलिया कैपिटिस। ठीक है। एक्रोसोम तथा केंद्रक, इन दोनों के मध्य यहाँ पे एक थोड़ी सी खाली जगह रहती है, इन दोनों के मध्य, इसको कहा जाता है परफोरेटोरियम। क्या कहा जाता है? परफोरेटोरियम। वापस से देखो, गेलिया कैपिटिस किसे कहते हैं? एक्रोसोम तथा इसके ऊपर पाए जाने वाली झिल्लियों को एक साथ क्या कहेंगे? एक्रोसोम तथा केंद्र के बीच जो खाली जगह पाई जाती है इसको क्या कहते हैं? परफोरेटोरियम। क्या कहते हैं? क्लियर? एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सामने देखिए। स्पम जो होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, हेड, मिड और टेल। हेड की अगर हम बात करें तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक्रोसोम और केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो सिर्फ डीएनए होता है। इसके अलावा क्षारीय प्रोटीन, प्रोटामीन पाई जाती है। आधे से ज्यादा भाग जो होता है वो केंद्रक ही घेर लेता है। एक्रोसोम की अगर बात करें तो केंद्रक के ऊपर गोल्जिकाए सेट होकर एक्रोसोम का निर्माण करता है। इस एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलते हैं और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है और एक्रोसिन जोना पेलिसिडा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? क्लियर? एक्रोसोम तथा इसके ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? गेलिया कैपिटिस। एक्रोसोम तथा केंद्र के मध्य जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? परफोरेटोरियम। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो इतना अपना पूरा हो गया। अब बात करते हैं इसके मिड पार्ट की। किसकी बात करते हैं? मिड पार्ट से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि जैसे ही ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पीछे गर्त होती है, ऐसे खाली जगह होती है, ऐसे खाली जगह होती है पीछे पीछे पश्च भाग में। यहां पर जो सेंट्रोसोम होता है, जो तारकाय होता है, वो तारकाय के दोनों तारक केंद्र यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। दोनों तारकाय है। एक तारकाय में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। और एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं हमेशा। ये बात आपको 11th में ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये आ गया और एक सेंट्रियोल ये आ गया। सेंट्रियोल को आप तारक केंद्र कहोगे। क्या कहोगे? और तारक केंद्र तारकाय का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? तो इसके केंद्रक के, शुक्राणु के केंद्रक के पश्च भाग में, कहां पर? तारकाय के दोनों तारक केंद्र होते हैं। एक जो होता है उसको आप कहोगे समीपस्थ, जो इस केंद्रक के पास होता है उसको समीपस्थ, और इससे दूर होता है उसको दूरस्थ। क्या कहोगे? यहां पर सिर्फ दूरस्थ दिखा रखा है। कैसा दिखा रखा है? दूरस्थ दिखा रखा है, एक ही दिखा रखा है। यहां पे सिर्फ दूरस्थ दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? क्लियर? आप क्या बोलोगे कि जो केंद्रक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है, उसके पश्च भाग की जो ग्रत होती है उसके अंदर समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं। इसमें दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है उससे ऐसे अक्षीय तंतुओं का निर्माण हो जाता है। जैसे ये है, लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं उससे ऐसे। ठीक है, इनको बोलते हैं अक्षीय तंतु। क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु। एक्सियल फिलामेंट, इंग्लिश में क्या बोल रखा है? एक्सियल फिलामेंट। हम इसको क्या बोलेंगे? अक्षीय तंतु। क्या बोलेंगे? अक्षीय तंतु।
इससे निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अब आगे क्या होगा, जो एक नई संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है नेबेनकरण आच्छद। क्या बनाते हैं? ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर? नेबेनकरण आच्छद के ऊपर, नेबेनकरण आच्छद जो होता है उसके ऊपर कोशिका द्रव्य की एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है इस नेबेनकरण आच्छद के ऊपर, यहां पर उसको कहते हैं मैनचेट। क्या कहते हैं? मैनचेट। क्या कहते हैं? और सबसे बाहर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन चल रही है। समझ में आ गई बात? मैनचे नेबेनकरण आच्छद के ऊपर क्या पाया जाता है भाई? जो शुक्राणु पूर्वी नेबेनकरण आच्छद पूरी माइटोकॉन्ड्रिया जब अक्षीय तंतुओं के चारों ओर लिपट जाती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को नेबेनकरण आच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबेनकरण आच्छद के ऊपर तो रहता है इस शुक्राणु पूर्वी का जो कोशिका द्रव्य होता है, वो सेट हो जाता है एक परत के रूप में, उसको तो आप क्या कहते हो? मैनचेट। और मैनचेट के ऊपर क्या जाती है? सेल मेम्ब्रेन, जो पहले से उस सेल की मेम्ब्रेन है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यहां पर एक टर्मिनल डिस्क होती है, एक टर्मिनल डिस्क होती है। ये टर्मिनल डिस्क जो है वो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ भाग में जाने से रोकती है। मतलब सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ न चले जाएं? पूंछ में नहीं चले जाएं, क्योंकि ये पावर है, ये पावर हाउस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर एनर्जी रहती है। तो ये पावर हाउस हो गया इस सेल का, और ये पूंछ इसको मूवमेंट करवाती है, और ये इंजन है जो एनर्जी देता है और आगे चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद में हम सेल पूंछ भाग की बात करें, एंड पीस की, या फिर आप बोल दो टेल पीस या एंड पीस, पूंछ भाग। इसके अंदर जो अक्षीय तंतु होते हैं पीछे तक आते रहते हैं ऐसे। इसके भी दो भाग होते हैं, ये मुख्य खंड और ये अंतिम खंड। इसमें जो तंतुओं की व्यवस्था रहती है 9+2 रहती है। कैसी रहती है? 9+2। मतलब जो एक्सियल फिलामेंट है उस तरीके से अरेंज रहते हैं कि चारों तरफ तो 9 रहते हैं और बीच में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इस स्पर्म की सारे स्ट्रक्चर पूरी होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक।